कार कैसे एक कैफ़े में काम करने वाला 9-10 साल का लड़का मदन और ऑफिस में काम करने वाले जगदीश बाबू के बीच में दोस्ती हुई, हफ्ते भर टिकी और फिर टूट गई। आइए जानते हैं आज की इस कहानी में, जिसका नाम है दाज्यू, जिसे लिखा है शेखर जोशी जी ने। आइए शुरू करते हैं। चौक से निकलकर बाईं ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफ़े है, वहीं जगदीश बाबू ने उस लड़के को पहली बार देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली शफ़ाफ़ आँखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती, पर शिथिलता नहीं। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद सी फुर्ती। आँखों की चंचलता देखकर लड़के की उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष लगाया जा सकता था, और शायद यही उम्र उसकी रही होगी। अधजली सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफ़े में प्रवेश किया, तो वह मेज पर से प्लेटें उठा रहा था, और जब वह पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो लड़का सामने था, मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कुछ बोला नहीं, हाँ, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुरा भर दिया। पर उस लड़के के इसी मौन में जैसे सारा मीनू समाहित था। जगदीश बाबू से सिंगल चाय का ऑर्डर पाने के बाद वह एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती हैं। निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता, यानी खुद को अकेला महसूस नहीं करता। लगता है इस एकाकी में ही सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है। परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरवमय वातावरण में भी रहकर सूनेपन की अनुभूति होती है। लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन है। पर यह अकारण ही नहीं होता। इस अकेलेपन की अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती हैं विक्षोभ या विरक्ति के किसी कथा के मूल में। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। चौक की चहल पहल, कैफ़े के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है। शायद कुछ दिन रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे। पर आज तो लगता है यह अपना नहीं है, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर है। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफ़े होटल। जगदीश बाबू टेबल पर बैठे अपनी दुनिया में खोए हुए थे। इतने में लड़का चाय लेकर आ गया और आवाज़ दी, चाय साहब। जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट झाड़ी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है, और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। उन्होंने लड़के से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? लड़का बोला, मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? मदन बोला, पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों हैं, आबू, दार्जिलिंग, मंसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? इस बार शायद मदन को पहाड़ और ज़िले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुराकर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। इस प्रश्न ने मदन को संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही, जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। तब मदन सकुचाता हुआ सा बोला, डोट्यालगो।
जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई। जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वह भी उसके निकटती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। मदन के मुंह से शब्द निकलने चाह कर भी न निकल सके। खोया खोया सा मदन मानो अपने अतीत को फिर लौट लौट कर याद करने लगा। अतीत में गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, माँ, बाबा, दीदी, छोटी बहन मुली और बड़ा भाई दाजू। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी? माँ की नहीं, बाबा नहीं, दीदी या छोटी बहन मुली नहीं, बड़ा भाई दाजू। हाँ, बड़ा भाई दाजू। दो ही चार दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई। जगदीश बाबू के टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता, दाजू जय हिंद। दाजू आज तो बहुत ठंड है। दाजू क्या यहाँ भी बर्फ़ पड़ेगी? दाजू आपने तो कल थोड़ा ही खाना खाया। तभी किसी और टेबल से बॉय की आवाज़ पड़ती और मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि के पहुँचने से पहले ही वहाँ पहुँच जाता। दूसरी टेबल से ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज़ लाऊं? हाँ, पानी लाओ। लाया दाजू। दूसरी टेबल से ही मदन की आवाज़ सुनाई देती। मदन दाजू शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर माँ अपने बेटे को चूमती है। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। उन्हें अब चौक, कैफ़े ही नहीं, सारा शहर ही अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू की रट लगाए रखता। एक दिन जगदीश बाबू कैफ़े गए। कोने की टेबल पर बैठकर मदन को आवाज़ लगाई, मदन इधर आओ। मदन बोला, आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोर अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी। मदन जगदीश बाबू के पास आते ही बोला, दाजू चाय लाऊं? जगदीश बाबू बोले, चाय नहीं, लेकिन यह दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात? किसी की प्रेस्टीज का भी ख्याल नहीं है तुम्हें? जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया। शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं, यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा। काश कोई मदन को प्रेस्टीज का अर्थ समझा देता। प्रेस्टीज माने नपुंसक दम, प्रेस्टीज माने सफ़ेद कॉलर और मेहनतकश हाथों की दूरी, प्रेस्टीज माने कायरता। पर मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया था। जिसने इस कच्ची उम्र में ही दुनिया को समझने की हिम्मत कर ली हो, वह क्या एक क्षुद्र शब्द का अर्थ नहीं समझ सकेगा? मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिरदर्द का बहाना बनाकर मदन घुटनों में सर्दे कोठरी में सिसकियां भर भर रोता रहा। गांव घर से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे माँ की गोदी से, बाबा की बाहों से और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो। परंतु भावुकता स्थायी नहीं होती। रो लेने पर, अंतर की घुमड़ती वेदना को आँखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वह भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। मदन पूर्वतः काम करने लगा। दिन बीतने लगे।
कुछ दिनों बाद कैफ़े जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। कैफ़े में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। आज मदन के मुंह पर वह मुस्कान न थी और ना ही उसने कहा, क्या लाऊं दाज्यू। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा, 2 चाय 2 ऑमलेट। परंतु तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल दिया, मानो जगदीश बाबू और मदन दोनों अपरिचित हों। शायद पहाड़िया है, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। हाँ, रूखा सा उत्तर देकर जगदीश बाबू ने वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। कुछ देर बाद मदन चाय लेकर आया। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने एहसान चढ़ाने की गरज से पूछा। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। उसे याद आने लगा कैसे जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाजू आपने तो कल थोड़ा ही खाना खाया, और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे मदन अभी ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? बॉय कहते हैं साहब मुझे, संक्षिप्त सा उत्तर देकर मदन मुड़ गया। आवेश में मदन का चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर लगने लगा था। बड़ा बेवकूफ़ है, अपना नाम भी भूल गया, हेमंत ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। पर जगदीश बाबू, जिन्हें अभी मदन ने साहब कहा था, वह इस व्यंग को समझते हैं। उन्हें लगा कि इन शब्दों की तह में जैसे मदन कह रहा हो, मैं बॉय हूँ, बॉय, तुम्हारी प्रेस्टीज के, तुम्हारे नपुंसक दम के घेरे के बाहर, एकदम बाहर। कहानी समाप्त हुई।